नमस्ते दोस्तों, न्यूज सत्संग के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने यहाँ पर राजस्थान का इतिहास प्रारंभ कर रखा था और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम देख रहे थे मेवाड़ राजवंश, और मेवाड़ राजवंश के अंदर भी हमने यहाँ पर महाराणा मोक्कल तक का इतिहास हमने यहाँ पर देख लिया था। दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के शासनकाल को हम यहां पर दोस्तों देखेंगे। एक तो महाराणा कुंभा का शासनकाल देख लेते हैं। 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक का शासनकाल था। किसका? महाराणा कुंभा का शासनकाल था। महाराणा कुंभा से संबंधित दोस्तों हर कंपटीशन के अंदर यहां से क्वेश्चन निश्चित है, एक भी आ सकता है, यहां से दो भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, लेकिन निश्चित है अगर मेवाड़ के राजवंश से अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो लगभग 98% संभावना है कि महाराणा कुंभा से संबंधित वो क्वेश्चन यहां से बना लेता है। दोस्तों, तो आज हम यहां पर देखेंगे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा का शासनकाल है 33 से लेकर 68 के मध्य इसका शासनकाल माना गया। एक बार देख लेते हैं महाराणा कुंभा के पिता का नाम। पिता का नाम था मोक्कल। पिता का नाम क्या था? यहां पर मोक्कल था। माता का नाम महाराणा, पिता जो हंसाबाई का ही पुत्र था, माता का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। जन्म से संबंधित देख लेते हैं कि महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1423 ईस्वी के अंदर। कई बार पिता का नाम पूछ लेता है कि महाराणा कुंभा के पिता का क्या नाम था, तो मोक्कल था, और इसका जन्म कब हुआ था? 1423 के अंदर इसका चित्तौड़ के अंदर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जब महाराणा मोक्कल की जिलवाड़ा की नाल है, उस समय इसके महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल की हत्या हो रही थी। उसी समय महाराणा कुंभा भी कहां पर था? जिलवाड़ा के अंदर ये था। लेकिन यहां पर जो सिसोदिया राजवंश यहां पर थे, तो ये कुछ सरदारों ने क्या किया था? महाराणा कुंभा को यहां से निकाल लेते हैं जिलवाड़ा से और चित्तौड़ के अंदर ले आते हैं। तो देखते हैं महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक कब हो रहा है। राज्याभिषेक हुआ था इसका 1433 ईस्वी के अंदर। यानी राज्याभिषेक के समय में महाराणा कुंभा की कितने वर्ष की आयु थी? उसमें इसकी आयु थी उसमें मात्र 10 वर्ष की आयु थी। और इसका राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? चित्तौड़ के किले के अंदर। चित्तौड़ के किले के अंदर इसका क्या गया था? राज्याभिषेक किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर महाराणा कुंभा से, ये तो परिवार से संबंधित होगी। अब देखते हैं महाराणा कुंभा के समय में जब ये शासक बनता है, तो इसके शासक बनने के समय में इसके पास में दो महत्वपूर्ण बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या की थी कि इसके पिता मोक्कल है, मोक्कल के हत्यारा कौन था? चाचा। और दूसरा कौन था? मेरा। चाचा और मेरा की हत्या करना, और इसी का साथ देने वाला कौन था? महप्पा पंवार। महप्पा पंवार। इन तीनों का ये क्या करना चाहता था? इनको समाप्त करना चाहता था। तो महाराणा कुंभा के सामने पहली सबसे बड़ी समस्या थी कि मोक्कल यानी इसके पिता के हत्यारों की क्या करना है? उसे समाप्त करना है। दूसरी पास इसके पास में सबसे बड़ी समस्या थी रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ जो मारवाड़ का है, हंसाबाई का भाई था। तो इस रणमल राठौड़ ने यहां पर क्या कर दिया था? यहां पर सिसोदिया सरदारों को तो यहां पर बड़े बड़े पदों से हटा दिया था, और उसने यहां पर राठौड़ों को बैठा दिया था। इसलिए रणमल राठौड़ को भी ये क्या करना चाहता था? मेवाड़ से यहां से हटाना चाहता था। तो इसके सामने दो बड़ी समस्या थी। एक तो ये पिता के हत्यारों को समाप्त करना, दूसरी बात रणमल राठौड़ को भी यहां से हटाना चाहता था। अब देखते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा जैसे शासक बनता है तो इसने चाचा और मेरा की तो क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। लेकिन हत्या करने के बाद में जो महप्पा पंवार था, ये पहुंच जाता है कहां पर? मालवा। कहां पर पहुंच गया? मालवा। तो
तो अभी तक महाराणा कुंभा के सामने एक बड़ी समस्या थी कि महपा पवार क्या है, जिंदा है। दूसरी बात है यहाँ पर रणमाल राठौड़ है, रणमाल राठौड़ का भी यहाँ पर वर्चस्व ज्यादा हो चुका था, इसलिए ये क्या करता है 1438 ईस्वी के अंदर रणमल राठौड़ की भी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। हत्या किस आधार पर की जाती है, एक जनश्रुति के आधार पर हम बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई, हंसाबाई के एक दासी थी बारमली, बारमली दासी का नाम क्या था यहाँ पर, बारमली। महाराणा कुंभा का लालन पालन भी किसने किया था, इसी बारमली के द्वारा किया गया था। दासी कैसी है, पहले राजपूतों के अंदर अगर विवाह होता था तो उसके साथ में, उस लड़की के साथ में, उस दुल्हन के साथ में कुछ दासियां भेज दी जाती थी जिनको हम गोला गोली के नाम से भी जाना जाता था। तो यही दासी थी यहाँ पर भी, इस हंसाबाई के साथ में एक दासी थी, कौन है, बारमली। और इस बारमली से प्रेम करता था कौन है, रणमल राठौड़। और इसी कुंभा ने, इस बारमली ने ही कुंभा का क्या किया था, लालन पालन किया था। कई बार रणमल राठौड़ ने बारमली को यहां तक बोल दिया था कि आप कुंभा की क्या कर दो, हत्या कर दो, इसके बाद में मेवाड़ का शासन हमारे पास में होगा, आधा शासन आप कर लेना और आधा शासन मैं कर लूंगा। लेकिन यहां पर बारमली ने क्या किया था, कुंभा की हत्या नहीं की, क्योंकि वो अपने पुत्र के समान से लालन पालन किया था। इसी बात का पता चलता है किसको, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने बारमली को बोला कि शराब के अंदर रणमल राठौड़ को क्या पिला दो, जहर पिला दो। इसी कुंभा के कहने पर बारमली ने रणमल राठौड़ को शराब के अंदर क्या दे दिया, यहाँ पर जहर दे दिया। और 1438 ईस्वी के अंदर रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो एक समस्या तो यहाँ से महाराणा कुंभा की से समस्या एक हट जाती है, क्या कि रणमल राठौड़ की यहाँ पर क्या होगी, हत्या होगी। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर समस्या बड़ी है और वो कौन है, महपा पवार। लेकिन महपा पवार है कहां पर, मालवा के अंदर है। अब देखते हैं मालवा के ऊपर एक आक्रमण होगा कुंभा के द्वारा, और आक्रमण का कारण भी क्या था, महपा पवार था। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर महपा पवार है कहां पर, मालवा। और उस समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी यहां पर क्या है, शासक है कहां का, मालवा का। इसी के पास में रह रहा है कौन है, महपा पवार यहां पर रह रहा है। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बोला कि आप जो आपके शरण के अंदर महपा पवार है, इसको मेरे पास में भेज दो। लेकिन महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा को महपा पवार को सौंपने से क्या कर देता है, मना कर देता है। और मना करने के बाद में यहां पर एक युद्ध होगा, और इसी युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था। और यह सारंगपुर पड़ता है वर्तमान एमपी के अंदर। कहां पर पड़ता है, एमपी के अंदर। युद्ध का यहां पर कारण क्या था, महपा पवार को ये महमूद खिलजी महाराणा कुंभा को सौंपना नहीं चाहता था। इसलिए महपा पवार को प्राप्त करने के लिए कुंभा ने जो आक्रमण किया मालवा के ऊपर, और इसी युद्ध को हम क्या बोलते हैं, सारंगपुर का युद्ध। ये सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा की क्या होती है, विजय होती है। और इसी विजय के उपलक्ष्य के अंदर उसने यहां पर विजय स्तंभ, चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ या विक्ट्री पावर या भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है। तो विजय स्तंभ का यहां पर क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ के बारे में हम यहां पर स्थापत्य कला जब पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की, उस समय यहां पर चर्चा करेंगे। तो एक बार हम यहां पर छोड़ देते हैं। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ,
1437 के अंदर इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने यहाँ पर क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तीसरी बात यहां पर देखते हैं कि सारंगपुर के जो युद्ध हुआ था इसके अंदर महमूद खिलजी को यहां पर बंदी बना लिया जाता है और कुंभा ने इस महमूद खिलजी को लगभग 6 महीने तक यहां पर बंदी बनाया था। लेकिन महाराणा कुंभा ने 6 माह के बाद में से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो कर्नल जेम्स टोड व हीराचंद ओझा ने यहां तक बोला था कि महाराणा कुंभा की यह एक राजनीति के अंदर अदूरदर्शिता की नीति थी। इसी भूल के तहत यहां पर एक संधि होगी, 2 राजाओं के मध्य यहां पर संधि की जा रही है और वो संधि क्यों की जाती है इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करें दोस्तों। यहां पर है गुजरात, ये हो गया हमारा चित्तौड़, यहां पर पड़ जाता हमारा मालवा, मालवा या मांडू। अब देखते हैं मालवा या मांडू का शासक कौन है, महमूद खिलजी। और यहां पर गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। मालवा के शासक महमूद खिलजी को ये क्या कर देता है, यहां पर पराजित कर देता है। इस पराजय के बाद में यहां पर एक संधि की जाती है और इसी संधि का नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। चंपानेर की संधि कब की गई थी, 1456 के अंदर। चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई है, महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी और इसी संधि का नाम है चंपानेर की संधि। और ये चंपानेर की संधि कब की गई थी, 1456 के अंदर। यहां पर इन 2 राजाओं ने एक संधि की है और ये संधि क्या थी कि हम मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे, अगर आक्रमण के अंदर हमारी विजय होती है तो आधा मेवाड़ आपका होगा और आधा मेवाड़ मेरा होगा। इसी संधि के तहत इन दोनों ने यहां पर एक आक्रमण किया था और इसी आक्रमण का नाम है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध। और ये बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 ईस्वी के अंदर। बदनौर वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में। दोनों राजाओं के तहत यानी 2 शासक यहां पर हैं, इन दोनों की सेना मिलीजुली है, संयुक्त सेना है। एक तरफ कौन है, महाराणा कुंभा है। तो इन सेनाओं के मध्य जो युद्ध होता है इसी युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। और ये बदनौर का युद्ध कब हुआ था, 1457 के अंदर हुआ था। इसी युद्ध के अंदर यहां पर महमूद खिलजी की क्या होती है, यहां पर पराजय होती है। तो इस उपलक्ष्य के अंदर महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा के अंदर आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और ये किसी विजय के उपलक्ष्य के अंदर किया गया था, इसी बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य के अंदर यहां पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने ये किया था। अब तीसरा युद्ध देखते हैं। यहां पर महाराणा कुंभा ने नागौर के ऊपर भी आक्रमण किया था। इससे पहले आपको यह संधि ध्यान रख लेना, चंपानेर की संधि किस किस राजा के मध्य हुई है, मोहम्मद खिलजी मालवा का शासक है और गुजरात का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के मध्य 1456 में जो संधि हुई, इसी संधि का नाम है चंपानेर की संधि। अब एक युद्ध और देख लेते हैं दोस्तों कि महाराणा कुंभा ने नागौर के ऊपर भी आक्रमण किया था और ये नागौर के ऊपर आक्रमण यहां पर उसने क्यों किया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं नागौर। जब महाराणा कुंभा के समय में नागौर का शासक था फिरोज खां। शासक कौन है, फिरोज खां। फिरोज खां की यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिरोज खां के 2 पुत्र थे, शम्स खां,
शम्स खां और दूसरा था मुजाहिदीन खां, मुजाहिदीन खां। यहां पर बड़ा पुत्र क्या होगा, शासक बनेगा। तो फिरोज खां की मृत्यु के बाद में नागौर का शासक कौन बना, शम्स खां यहां पर शासक बन जाता है। लेकिन मुजाहिदीन ने यहां पर क्या किया, यहां पर शम्स खां को यहां से नागौर की गद्दी से हटा देता है तथा यहां पर स्वयं शासक बन जाता है। तो ये शम्स खां है जो सहायता करने के लिए किसके पास में चल जाता है, महाराणा कुंभा के पास में सहायता लेने के लिए वहां पर चला जाता है। महाराणा कुंभा ने सहायता देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त लगाई थी। वो शर्त क्या थी कि मैं आपको नागौर की राजगद्दी आपको मैं दिला दूंगा, लेकिन आप कभी भी जो नागौर का दुर्ग है, जो नागौर का किला था, इस किले के ऊपर आप कभी भी इसकी मरम्मत नहीं कराओगे। यह शर्त थी और यह शर्त मंजूर कर लेता है कौन, यहां पर शम्स खां। लेकिन यहां पर शम्स खां को नागौर की राजगद्दी भी यहां पर सौंप दी जाती है। अब क्या करता है, शम्स खां ने नागौर का किला था, इस किले की यहां पर क्या करवा देता है, मरम्मत करवा देता है। इसलिए महाराणा कुंभा शम्स खां से क्या नाराज हो जाता है और उसने शम्स खां के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दोस्तों, आक्रमण करने के बाद में उसने क्या किया, जो नागौर का दुर्ग था इसको तोड़ दिया। चारों तरफ नागौर के चारों तरफ उसने यहां पर एक खाई खुदवा दी तथा नागौर को क्या बना दिया था इसने, चारागाह है। महाराणा कुंभा का चारागाह कहां पर था, नागौर के अंदर महाराणा कुंभा का क्या था, यहां पर चारागाह था। तो ये युद्ध थे दोस्तों हमारे महाराणा कुंभा से संबंधित। एक संधि भी की गई थी महाराणा कुंभा के समय में, उस संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और संधि इंपॉर्टेंट है, संधि का नाम है आवल बावल की संधि। संधि कौन सी है, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि देखते हैं दोस्तों। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी, मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य। काफी इंपॉर्टेंट है। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई, अगर रियासत का नाम होगा तो मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य। उस समय मेवाड़ का शासक कौन है, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। मारवाड़ का शासक कौन था, राव जोधा, राव जोधा था। अब संधि के तहत यहां पर क्या किया गया था, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का बिंदु निर्धारण किया गया था। और ये सीमा का बिंदु क्या था, सोजत, सोजत पाली। यानी मारवाड़ व मेवाड़ की संधि के तहत, आवल बावल की संधि के तहत जो सीमा का निर्धारण किया गया था, उस सीमा का बिंदु कौन सा था, यहां पर सोजत पाली को यहां पर रखा गया था। संधि किसके मध्य हो रही है, महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हो रही है। संधि के तहत यहां पर मध्यस्थता किसने की थी, हंसाबाई ने। मध्यस्थता किसने की थी, यहां पर हंसाबाई के द्वारा यहां पर मध्यस्थता की गई थी। हंसाबाई कौन है, महाराणा कुंभा की दादी और जोधा की बुआ। जोधा की तो क्या है, बुआ है, और कुंभा की क्या थी, दादी थी। कैसी है देखो, हंसाबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था, लाखा के साथ में। हंसाबाई का पुत्र कौन था, मोक्कल, और मोक्कल का पुत्र कौन हुआ, कुंभा। हंसाबाई का भाई कौन था, रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है, राव जोधा। तो यहां पर हंसाबाई के नेतृत्व में इस संधि के तहत यहां पर मध्यस्थता की गई थी। अब देखते हैं संधि होने के बाद में राव जोधा ने यहां पर क्या किया था, इन दोनों के मध्य संबंध, गहरे संबंध बनाने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह जयमल के साथ में किया था। पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ में किया गया था, जयमल के साथ में किया गया था। जयमल कौन है, कुंभा का पुत्र था। कुंभा का पुत्र कौन है, जयमल है, और इस जोधा की पुत्री कौन है, श्रृंगार देवी। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, गोसुंडी की बावड़ी।
कौन सी बावड़ी थी? गोसुंडी की बावड़ी। और इस गोसुंडी की बावड़ी के ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है। इस प्रशस्ति से हमें ये पता चलता है कि श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ में हुआ था? जयमल राठौड़ के साथ में किया गया था। सॉरी, जयमल, महाराणा जयमल के साथ में किया गया था, जो कुंभा क्या कहता है यहाँ पर? पुत्र था। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आवल बाउल की संधि। कई बार क्वेश्चन आता है मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य जो संधि हुई इसका नाम है आवल बाउल की संधि, या कुंभा या जोधा के मध्य जो संधि की गई थी उसका नाम क्या है? आवल बाउल की संधि। इसके तहत, संधि के तहत एक सीमा का निर्धारण हुआ है, और सीमा कौन सी थी यहाँ पर? सोजत पाली को यहाँ पर मध्य बिंदु माना गया था। तो ये तो थे दोस्तों हमारे महाराणा कुंभा से संबंधित कुछ युद्ध व कुछ संधियां। अब देखते हैं महाराणा कुंभा के समय में जो महाराणा कुंभा का शासन काल है, इस शासन काल को हम क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया था? महाराणा कुंभा के शासन काल को माना गया। देखते हैं दोस्तों कैसी। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला गया? महाराणा कुंभा के शासनकाल को। कौन बोला था? श्यामल दास। श्यामल दास। श्यामल दास का एक ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद। देखते हैं दोस्तों वीर विनोद के अंदर क्या लिखा गया। वीर विनोद में ये लिखा गया है, श्यामल दास ने ये लिखा था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किसके शासनकाल में? कुंभा के शासनकाल में। जो मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग हुआ करते थे, इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने किया था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसे का निर्माण किया गया था। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भारत की बात करें तो हम किसको बोला गया? शाहजहां को बोला गया है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे बोला गया था, तो महाराणा कुंभा के शासनकाल को यहां पर बोला गया। अब देखते हैं इसने किस किस का निर्माण किया है। तो हम पहले देखते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ देखते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य किया गया था। है कहां पर? चित्तौड़ में है। देखते हैं दोस्तों विजय स्तंभ के उपनाम भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम इसकी ऊंचाई देख लेते हैं दोस्तों। कितनी मंजिल का है ये? नौ मंजिला है। कितनी मंजिल का है? अगर इसे क्वेश्चन पूछा विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 120 फीट। ऊंचाई कितनी है इसकी? 120 फीट इसकी ऊंचाई है। सीढ़ियां 157 यहां पर सीढ़ियां हैं। आधार की चौड़ाई, जो आधार है, इस आधार की चौड़ाई है 30 फीट। आधार की चौड़ाई कितनी यहां पर? 30 फीट है। कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का है। 120 फुट इसकी ऊंचाई है। 157 यहां पर सीढ़ियां हैं। तीसरी बात, जो तीसरी मंजिल है, नीचे से जो तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। कितनी बार? तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। यानी हम बोल सकते हैं विजय स्तंभ को, यानी सांप्रदायिक संभावना का में एक क्या बोल सकते हैं? स्तंभ बोल सकते हैं। यहाँ पर हिंदुओं का जो अत्यधिक सर्वाधिक मूर्तियां हैं, हिंदू मूर्तियां हैं, वो भी किसके अंदर है? विजय स्तंभ के अंदर हैं। इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोन ने कुतुब मीनार से बेहतर बोला था। कुतुब मीनार से बेहतर बोला गया था किसको? विजय स्तंभ को। और बोलने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोन ने।
एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये कुतुब मीनार है क्या। कुतुब मीनार, एक तो कुतुब मीनार 5 मंजिला है। कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? यहां पर इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। है कहां पर? कुतुब मीनार दिल्ली में है, 5 मंजिला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 239.5 फीट। 239.5 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। देखो दोस्तों यहां पर ऊंचाई कुतुब मीनार की अधिक है, लेकिन इसकी जो विजय स्तंभ की जो डिजाइन थी, ये डिजाइन इस कुतुब मीनार से क्या थी? बेहतर थी। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बोला था कि कुतुब मीनार से बदतर बताता है किसको? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के ऊपर भी यहां पर एक बार इसका पुनर्निर्माण किया गया था, क्योंकि आकाशीय बिजली गिर गई थी यहां पर महाराणा स्वरूप सिंह के समय में। किसके समय में? महाराणा स्वरूप सिंह के समय में यहां पर क्या गई थी? आकाशीय बिजली गिरने के कारण में यह क्षतिग्रस्त हो गया था। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा स्वरूप सिंह ने। और कुतुब मीनार के ऊपर भी जो तीसरी मंजिल थी, इसके ऊपर भी एक बार यहां पर बिजली गिर गई थी और इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो देखते हैं विजय स्तंभ 9 मंजिल का है, कुतुब मीनार 5 मंजिल का है। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया है? स्वरूप सिंह के द्वारा यहां पर किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों कि इनकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने बदतर किसको बताया था? विजय स्तंभ को बताया था। अब देखते हैं दोस्तों विजय स्तंभ के उपनाम। उपनाम विजय स्तंभ या विक्ट्री पावर। विजय स्तंभ या विक्ट्री पावर भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। मूर्तिकला का अजायब घर या मूर्तिकला का अजायब घर। अजायब घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी विजय स्तंभ के उपनाम है विक्ट्री पावर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है, और मूर्तिकला का अजायब घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों अब देखते हैं हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वह पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, इस प्रतीक चिन्ह के अंदर विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह माना गया राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह के मध्य में किसकी तस्वीर है? विजय स्तंभ की यहां पर क्या है?
तस्वीर है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट भी प्रारंभ की गई थी, वो भी कौन सी हमारी विजय स्तंभ है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट प्रारंभ की गई, वो भी कौन है, विजय स्तंभ है। और ये डाक टिकट कितने रुपए की गई थी, 1 रुपए की यहां पर प्रारंभ की गई थी। और ये कब की गई थी, 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट कब प्रारंभ की गई थी, 15 अगस्त 1949 को। और 1 रुपए की डाक टिकट यहां पर प्रारंभ की गई दोस्तों। तो ये थी हमारे राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट प्रारंभ किया गया। अब इसी के तहत हम एक और देखते हैं, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बोल सकते हैं, या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी बोल सकते हैं। प्रशस्ति देखते हैं दोस्तों, कई लोग क्या सोचते हैं कि कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ एक है। दोस्तों एक नहीं, अलग अलग है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 9 मंजिला है। लेकिन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिल का है, 7 मंजिला है। कितना मंजिल का है, 7 मंजिल का। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जीजा बघेलवाल। जीजा बघेलवाल एक जैन था, इस जैन के द्वारा यहां पर इसका निर्माण करवाया गया था। 7 मंजिल का है। कितनी मंजिल का है ये, 7 मंजिल का। लेकिन विजय स्तंभ कितनी मंजिल का था, 9 मंजिला था। ऊंचाई 120 फीट थी। इसकी ऊंचाई बताई गई लगभग 75 फीट। ऊंचाई कितनी है, 75 फीट है। ये जैन धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है, जैन धर्म को ये क्या था, समर्पित था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके ऊपर जो स्तंभ है, इसके ऊपर एक हमारे जो पत्थर के माध्यम से पत्थर को हम खुदवाकर उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। तो यहां पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। और इस प्रशस्ति का लेखक कौन था, अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट। लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई और अत्रि भट्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अत्रि भट्ट का पुत्र था महेश भट्ट। महेश भट्ट। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट के द्वारा इसका निर्माण है, इसका लेखन कार्य किया गया था। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ अलग अलग हैं और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये तो थी हमारी स्थापत्य कला से संबंधित, और स्थापत्य कला से संबंधित हम यहाँ पर और देखेंगे कुछ दुर्ग हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे सांस्कृतिक विकास।